नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान खजाना चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 सामाजिक विज्ञान चैप्टर 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ पार्ट 2। यदि आपने इस चैप्टर की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। इस चित्र में हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता जिन नगरों में फैली हुई थी उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें कुछ क्षेत्र और नगर ऐसे हैं जो कि अब पाकिस्तान में है, क्योंकि अब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है। अब इसमें कौन कौन सी जगह थी? सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ऐसी कुछ जगहें जो थी, ये सारी जगहें मिलकर सिंधु सरस्वती सभ्यता बनाती थी। अब हमारी सभ्यता का क्या नाम है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो इसमें जो मुख्य मेन नदी थी वो कौन सी थी? सिंधु नदी। और सहायक नदियाँ कौन सी थी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इन्हीं नदियों के कारण कृषि, नगर और व्यापार संभव होता था। यदि आपको सहायक नदियाँ क्या होती है ये नहीं पता तो आप जो है मेरा शॉर्ट वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें मैंने सहायक नदियों के बारे में अच्छे से बताया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए अब देखते हैं हमारे टेबल को, जिसमें हमें हड़प्पा के नगरों के नाम दिए गए हैं और उन्हें अब क्या बोला जाता है वो दिया गया है। पहला है धोलावीरा, जिसे अब पंजाब बोला जाता है। हड़प्पा, जिसे अब गुजरात बोला जाता है। कालीबंगा, जिसको सिंध बोला जाता है। मोहनजोदाड़ो हरियाणा। राखीगढ़ी राजस्थान। तो चलिए अब जानते हैं सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण नदी थी। आज भारत में इसे घंगार, पाकिस्तान में हाकरा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे घंगार हाकरा नदी भी कहते हैं। आज ये एक मौसमी नदी बनकर रह गई है जो केवल वर्षा ऋतु में बहती हुई दिखती है, क्योंकि इसका अस्तित्व जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। इस नदी के सूखने और लुप्त होने के कई कारण हैं, जिसके बारे में हमें ऋग्वेद ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, जिसके बारे में हम आगे जाकर अध्याय 7 में पढ़ेंगे। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में जानेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इस सभ्यता के सबसे पहले खोजे गए दो प्रमुख नगर हैं। आज ये दोनों नगर पाकिस्तान में स्थित है। इनकी खोज लगभग एक शताब्दी पहले, मतलब सन 1924 में की गई थी। सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। अवशेष मतलब कुछ पुरानी चीज़ें मिट्टी से खोदकर निकाली गई है, जिसके कारण इस सभ्यता को शुरुआत में सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता था। बाद में धोलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ हरियाणा में और कई मरुस्थल जो है पाकिस्तान में भी खोजे गए। इसके अलावा गुजरात में लोथल जैसे कई छोटे स्थान भी मिले जिसकी खुदाई की गई। आज भी इन स्थानों पर खोज का कार्य जारी है। यह रोचक है कि सरस्वती नदी की घाटी में भी इस सभ्यता के अनेक स्थल पाए गए हैं। अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के नगर जो थे वो एक सुयोजित योजना के अनुसार बनाए गए थे। मतलब इन नगरों की चौड़ी और सीधी सड़कें होती थी जो आमतौर पर चारों दिशाओं में एक दूसरे को काटा करती थी। अधिकांश नगरों के चारों ओर किलेबंदी की गई थी और नगर को दो भागों में बांट दिया गया था। ऊपरी नगर जहाँ पर ऊंची जाति वाले लोग रहते थे और निचला नगर जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे। कुछ बड़े भवनों का उपयोग सामूहिक कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे गोदाम कौन सी जगह होती है? जहाँ पर वस्तुओं को जमा करके संग्रहित करके रखा जाता है। सड़कें और गलियों के किनारे पर विभिन्न आकार के घर बने होते थे। एक रोचक बात यह है कि बड़े और छोटे दोनों प्रकार के घरों का निर्माण गुणवत्ता लगभग समान होती थी। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी जाति के लोग थे और जो छोटी जाति के लोग थे वो रहते तो अलग अलग थे, मगर उनके जो घर बने हुए थे वो एक ही गुणवत्ता के थे, एक ही क्वालिटी के थे। और इन भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, अब आप जो है पिक्चर में देख सकते हो, हमें चित्र 6.4 में कलीबंगा राजस्थान के एक निचले नगर की एक चौड़ी सड़क दिखाई गई है और चित्र 6.5 में धोलावीरा के मध्य नगर के व्यवसाय क्षेत्र की गलियां दिखाई गई है। यह क्षेत्र अलग अलग थे, ना कि अन्य नगरों की तरह दो क्षेत्र थे। इस नगर में अधिकांश भवनों की नींव पत्थरों से बनाई गई थी। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कई बारी जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
जो है मोहनजोदाड़ो का महान स्नान नगर। कुछ संरचनाओं के निर्माण का उद्देश्य जो था मोहनजोदाड़ो का, वो आज भी चर्चा का विषय है कि वो क्यों बनाए गए और किस लिए बनाए गए। इसमें से एक था महान स्नानघर, जो एक छोटा था लेकिन विशेष रूप से बनाया हुआ स्नानघर था। इसका आकार लगभग 12 गुना 7 मीटर था। इसे सबसे ऊपर जमाई गई ईंटों से बनाया गया था और इसमें जलरोधक सामग्री का उपयोग किया गया था, जैसे प्राकृतिक बिटामुन की परत। स्नान घर के चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, जिसमें से एक कमरे के अंदर कुआं भी पाया गया है। स्नान घर में पानी भरने और उसे खाली करने के लिए नालियों की उचित व्यवस्था थी। यह स्नान घर समय समय पर स्वच्छ पानी से भरा जाता था और ये भी माना जाता है कि कोई पूजा पाठ होता था तो वो जो था पूजा पाठ करने से पहले लोग जो थे इस स्नान घर में नहाते थे, उसके बाद ही वो पूजा पाठ किया करते थे। चलिए अब पढ़ते हैं जल प्रबंधन के बारे में। हड़प्पा वासी जो थे वो जल प्रबंधन और साफ़ सफाई को बहुत अधिक महत्व देते थे। उनके घरों में स्नान के लिए अलग अलग स्नान गृह बने होते थे और नगरों में जो जल निकास प्रणाली थी, जल निकास प्रणाली का मतलब है कि गंदा पानी जो था वो कैसे निकलता था। जो आमतौर पर नालियाँ थी वो सड़कों के नीचे बनी होती थी और इन्हीं नालियों से होकर घरों से आने वाला गंदा पानी बहता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वच्छता, साफ सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक थे। मोहनजोदाड़ो में लोग ईंटों से बने हुए कुओं से पानी निकालते थे और अन्य क्षेत्रों में तालाब और मानव निर्मित जलाशयों का उपयोग किया जाता था। अब गुजरात के धोलावीरा में लगभग 73 मीटर लंबा एक विशाल जलाशय मिला है। यह चट्टानों को काटकर कई जलाशय बनाए गए थे, जिसमें से यह एक है जिन्हें भूमिगत नालियों से जोड़ा गया था। अब जानते हैं कि जलाशय होते क्या हैं। ऐसे प्राकृतिक या मानव निर्मित स्थान जहाँ पर पानी को जमा कर रखा जाता है या पानी का भंडारण किया जाता है। अब इतने बड़े जलाशयों के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों और मजदूरों की ज़रूरत होती थी और अच्छे नगर प्रशासन की आवश्यकता होती थी। इससे हमें हड़प्पा सभ्यता की संगठित व्यवस्था का पता चलता है, मतलब कि वो लोग आपस में मिलजुल कर कितना काम करते थे और जितने भी मजदूर और श्रमिक वगैरह होते थे उनको समय समय पर बुलाया जाता था और जलाशयों की सफाई कराई जाती थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हड़प्पा वासी क्या खाते थे। हड़प्पा वासी ने अपनी बस्तियां जो थी वो छोटी छोटी नदियों के किनारे बसाई हुई थी। वह गेहूँ, जौ, बाजरा और कभी कभार चावल भी उगाते थे। वह दालें, सब्जियां और कपास की खेती भी करते थे। कपास से कपड़ा बनाया जाता था। खेती के लिए उन्होंने हल जैसे औजार भी बनाए थे, जिसका चित्र आप जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब आपका एक टॉपिक है दलहन। दलहन क्या होता है, जिसमें फसलों की एक श्रेणी होती है। श्रेणी आप समझ सकते हो, ग्रुप, जिसमें आपके सेम, मटर, दाने और दालें शामिल होती हैं। इसके अलावा हड़प्पा वासी मांस भी खाया करते थे और मांस के लिए वो अलग अलग पशुओं को पाला करते थे। इसके साथ साथ वह मछलियाँ भी खाया करते थे और मछलियाँ उन्हें समुद्र और नदियों से मिल जाती थी। इसके अलावा जो हड़प्पा वासी थे वो अपना जो खाना पकाते थे वो एक विशेष प्रकार के पात्र या बर्तनों में पकाते थे जो मिट्टी के बने होते थे। अब जब खुदाई करी गई तो बहुत सारे मिट्टी के बर्तन वैज्ञानिकों को भी मिले। अब जब वैज्ञानिकों ने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह करे तो उसमें उन्हें दूध के कुछ अवशेष मिले, हल्दी, अदरक और केले के भी अवशेष मिले, जिससे पता चलता है कि वो अलग अलग तरह के भोजन किया करते थे और उनके भोजन में बहुत विविधता थी। अब हम पढ़ेंगे सक्रिय व्यापार। हड़प्पा वासी केवल अपनी सभ्यता के भीतर ही नहीं बल्कि भारत के अंदर और भारत के बाहर भी दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापार किया करते थे। वह आभूषण, लकड़ी, दैनिक जीवन मतलब डेली लाइफ में यूज़ होने वाली वस्तुएं और धातुओं से बनी चीज़ों का व्यापार करते थे। इसके साथ साथ हड़प्पा वासियों को सोने और चांदी से बने आभूषण मतलब ज्वेलरी वगैरह भी बहुत पसंद थी। उनका सबसे मेन जो आभूषण था वो कैनोलाइन पत्थर से बनाया जाता था जो गुजरात से लाया जाता था। इसके अलावा वह इस पत्थर में छेद करने और उसे सुंदर आकार देने की विशेष तकनीक भी जानते थे। इसके अलावा वह शंख से सुंदर चूड़ियाँ भी बनाते थे। शंख
शंख का खोल सख्त होता है, इसलिए इन चूड़ियों को बनाने के लिए विशेष कौशल मतलब उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी कि जो शंख है वो काफ़ी सख्त है तो उससे वो चूड़ियाँ कैसे बनाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पावासी कुशल कारीगर और अच्छे व्यापारी भी थे। इसके साथ साथ आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा जिसे हम सूसा बोलते हैं, ये कैनोलाइन जो है इसकी खुदाई इराक में करी गई ईरान में करी गई। ये वहाँ से हमें कुछ इसके अवशेष मिले हैं, आप देख सकते हो कि ये कैसा दिखता है। हड़प्पा से हमें रंगीन मानके मिले हैं। यह मानके पत्थर, शंख और हड्डी से बनाए जाते थे। इन मानकों का उपयोग जो है व्यापार में किया जाता था और कई बार यह लोगों की पहचान भी दर्शाते थे। जैसे आजकल हम सिग्नेचर का यूज़ करते हैं, उस टाइम पे लोग मानकों का यूज़ करते थे जिनको हम सील या मोहर भी कहते हैं। हड़प्पावासी इन मानकों को बहुत सुंदर और बारीकी से बनाते थे जिसके कारण हम बता सकते हैं कि जो हड़प्पावासी थे वो कारीगरी में कितने अच्छे थे। अब मोहरें क्या होती हैं? हज़ारों हमें मोहरें मिली है जिनका उपयोग व्यापार में पहचान देने के लिए करा जाता था। और आपको मैंने बता दिया जैसे आजकल हम सिग्नेचर करते हैं उस टाइम पर सील्स मोहरें होती थी। और नेक्स्ट पिक्चर में हड़प्पा सभ्यता की कुछ मोहरें दिखाई गई है जिसमें आप पहले में देख सकते हो एक बैल का चित्र बन रहा है, दूसरे में गैंडे का, तीसरे में एक सिंग वाला कोई पशु है। अब ये पशु कौन सा है हमें पता नहीं है, बस उसका जो है चित्र है, इसलिए हम उसे एक सिंग वाला पशु बोलते हैं। गुजरात के लोथल में एक विशाल नदी मिली है जो लगभग 127 मीटर लंबी है और लगभग 36 मीटर चौड़ी है। इससे हमें पता चलता है कि उस ज़माने पर जहाज़ों का यूज़ करके आयात निर्यात होता था। हड़प्पावासी दूर देशों में भी व्यापार करते थे और किन चीज़ों का व्यापार करते थे वो हमने पढ़ ही लिया है। आभूषण हो गया, कपड़े हो गए, कपास हो गया और सोना हो गया। इन चीज़ों का जो थे वो आयात और निर्यात किया करते थे। आयात होता है कि आप किसी दूसरे देश से सामान खरीद रहे हो, निर्यात होता है कि आप किसी दूसरे देश को अपना सामान जो है बेच रहे हो। अब हमें जो है कुछ पिक्चर्स दी गई है। सबसे पहली पिक्चर में हमें क्या दिखाया गया है कि उस टाइम पे वो डेली अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे। सबसे पहले क्या है, कांसे का दर्पण, दूसरा मिट्टी के बर्तन का यूज़ करते थे, तीसरे में क्या है, पत्थर के बाटे जो तौलने के लिए यूज़ होता था। जैसे तराजू में होता है ना बाटा, उस टाइम पे पत्थर के बाटे चलते थे। और खेल और मनोरंजन के सामान दिखाए गए हैं और जो बच्चे और बड़ों दोनों के लिए हुआ करते थे। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो है सांस्कृतिक और प्राथमिक वस्तुएं। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, उनका कोई एक राजा था, पुरोहित राजा, उसकी मूर्ति, मोहरें देखने को मिलती है कुछ, और कुछ उनकी कला और संस्कृति के हमें नमूने देखने को मिलते हैं। आइए अब कुछ रोचक बातें जानें। क्या आप जानते हैं कि लोथल के पास खुदाई होने पर 4,000 से ज़्यादा मानके पाए गए हैं। और इसके साथ साथ जो हमें नर्तकी की प्रतिमा मिली है वो हमें बताती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कला और नृत्य में भी रुचि रखते थे। नृत्य मतलब नाच गाने में भी वो लोग अपनी जो है रुचि रखा करते थे। और इसके साथ साथ ये जो प्रतिमा है उनके सौंदर्य और सांस्कृतिक विकास को भी दर्शाती है। इन खोजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत और समृद्ध सभ्यता थी। आइए अब पढ़ते हैं हमारा आखिरी टॉपिक जो है अंत अथवा नई शुरुआत। मतलब हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, उसके पतन के क्या कारण थे। 1900 सीसी तक आते आते सिंधु सरस्वती सभ्यता की सभी उपलब्धियों के बावजूद उसका विनाश होता नजर आ रहा था। नगर के नगर खाली हो गए थे। इसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण था कि वर्षा में कमी हुई, नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, सरस्वती जैसी बड़ी नदियाँ जो थी वो सूख गई। इसके कारण लोगों ने धीरे धीरे करके नगरों को छोड़ना चालू कर दिया और नगर के नगर खाली हो गए। लोथल जैसे बंदरगाहों का जो महत्व था वो घट गया। जब लोगों ने व्यापार करना कम कर दिया, मतलब लेन देन कम हो गया, तो पैसों की भी कमी आ गई जिसको हम आर्थिक कमजोरी बोलते हैं, जिसके कारण भी जो था हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। इसके कारण अलग अलग इसके कारण बताए जाते हैं। जो दो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि जो जलवायु था और पर्यावरण पे लोग जो थे उस टाइम पे ज़्यादा निर्भर थे। जब पर्यावरण में परिवर्तन आया तो लोग उस परिवर्तन के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग जो है अपना जीवन नहीं ढाल सके, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का जो अंत था वो हो गया। इसके अलावा इसके जो विनाश है उसका कारण किसी युद्ध या आक्रमण को नहीं बताया जाता, क्योंकि जब खुदाई हुई तो वहाँ पे बहुत कम हथियार मिले। और इससे हमें क्या पता चलता है, जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता वो एक शांतिपूर्ण सभ्यता थी, वहाँ पे सब लोग शांति से रहते थे। जो उसका अंत हुआ है वो किसी युद्ध या आक्रमण के कारण नहीं हुआ है, जलवायु या पर्यावरण पे उनकी ज़्यादा निर्भरता के कारण जो है इस सभ्यता का जो है विनाश हुआ है। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता थी वो विश्व की बहुत पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसके साथ साथ जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्होंने अच्छे से जल प्रबंधन करा हुआ था। उनके जो नगर थे, आजकल के जो नगर निर्माण होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे उन्होंने अपने शहर बसाए हुए थे। इसके अलावा जो थी वहाँ पे मिट्टी जो थी वो काफ़ी उपजाऊ थी और वहाँ पे वो अलग अलग तरह की फसलें उगाया करते थे। और इस सभ्यता का जलवायु संबंध और पर्यावरण परिवर्तनों के कारण अंत हो गया। लोग ग्रामीण जीवन शैली की ओर लौट गए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ जो है वो ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा मैं देखती हूँ आप बहुत सारे बच्चे जो है वीडियो देखते हैं मगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।